आइए हम इस वीडियो में समझते हैं प्रकाश के व्यतिकरण को। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और इसके लिए क्या आवश्यक शर्त बताया गया है। अगर आपने अभी तक फिजिक्स कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप बहुत सही स्थान पे आए हैं। और आपको बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा और आखिर में आपको पूरा व्यतिकरण समझ में आ जाएगा। तो आइए हम समझते हैं व्यतिकरण को। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें लिखेगा। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम कुछ बातें समझेंगे कि आवृत्ति क्या होती है और आयाम क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है। अगर हम यह समझ लेंगे, ये तीनों बातें, आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्ध्य, तो प्रकाश का व्यतिकरण समझने में हमें बहुत आसानी होगी। आइए समझते हैं। देखिएगा, हमने एक तरंग बना दिया, समझने का बस प्रयास करिएगा आप लोग। देखिए, आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है। ये तरंग कितनी ऊंचाई तक जा रही है, जैसे इसकी ऊंचाई है, जहां पर इसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर जा रही है, इसे हम कहते हैं आयाम। कोई पूछेगा आयाम क्या है, तो तरंग कितनी ऊंचाई तक जा रही है उसे हम कहते हैं आयाम। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, याद रखिएगा, यहां से ये इसे कहते हैं श्रृंग और नीचे वाले को कहते हैं गर्द। आपने क्लास 10th या 9th में जरूर पढ़ा होगा। ये श्रृंग और एक गर्द, एक श्रृंग और एक गर्द मिला के क्या होता है, एक टोटल तरंग दैर्ध्य। मतलब अगर बात किया जाए यहां से यहां तक तो क्या है, टोटल तरंग दैर्ध्य। अच्छा, आवृत्ति क्या होती है, तरंग कितनी बार घूम रही है उसे हम क्या कहते हैं, आवृत्ति। जैसे यहाँ देखिए, एक ऊपर गई, एक आवृत्ति हो गई, फिर नीचे आई, दो आवृत्ति, जैसे एक आवृत्ति, दो आवृत्ति। मान लीजिए इसे और आगे बढ़ा दिया जाए, तीन आवृत्ति, और ये वाला चौथी आवृत्ति। समझ रहे हैं? तो आपको अब बातें समझ में आ गया होगा, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आयाम क्या होता है और तीव्रता क्या होती है। अब आइए समझते हैं प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। देखिएगा, ध्यान से लिखा गया है कि जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ एक ही माध्यम में गति करती हैं तो प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रताएं सभी बिंदुओं पर समान नहीं होती है। तो प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, हम कुछ बातें बताएंगे आपको, इस चीज को हम फिगर से समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। ऐसे हमने क्या किया, जैसे जैसे बोल रहा है हम भी वैसे वैसे करते चलेंगे। आप समझने का सिर्फ प्रयास करिएगा। देखिए क्या लिखा गया है, जब समान आवृत्ति की, आवृत्ति समझ रहे हैं ना, ठीक है, आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे, हमें कितना तरंग लेना है, चाहे दो लेना है या फिर दो से अधिक लेना है, तो हम दो लेकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे। हमने दो तरंग, जैसे एक तरंग हमने ले रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ये तरंग ऐसे कुछ जा रही है ना, कुछ इस प्रकार से मूव कर रही है तरंग, ये पहली तरंग है, याद रखिएगा। अब एक और तरंग हम ले रहे हैं, इसको हम थोड़ा डार्ट से ले रहे हैं ना, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ये डार्ट वाली जो तरंग है, ये कौन सा तरंग है भैया, दूसरी। तरंग कौन सी है, दूसरी, ये दूसरी तरंग है। ये बात समझ में आया। क्वेश्चन ये बोला था इसमें, जब समान आवृत्ति, अच्छा आवृत्ति सबका समान होना चाहिए, मतलब जैसे यहाँ 1 2 3 4, मतलब अगर पहली तरंग है जो गाढ़ा नजर आ रहा है आपको, अगर उसकी आवृत्ति 4 है तो जो डार्ट वाली लाइन है अभी एक दूसरी तरंग है, इसकी भी संख्या कितनी होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4, इसकी भी 4 है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ हो, एक ही माध्यम में गति करती हो, देखिए एक साथ है और एक ही माध्यम में है, ये वायु में है, समझ पा रहे, एक ही माध्यम में जा रही है, ठीक है। तो प्राप्त परिणामी तरंग, अच्छा परिणामी तरंग क्या होता है, अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। परिणामी तरंग क्या होता है, जैसे परिणाम आप जानते हैं, रिजल्ट, मतलब जैसे दो संख्याएं हैं उसका परिणाम, जैसे 5 + 4, उसका परिणाम रिजल्ट क्या आएगा, 9 आएगा, स्वाभाविक सी बात है ना। तो इसको हम जोड़ेंगे, जैसे एक तरंग मान लीजिए इतना ऊपर गया है,
दूसरी इतना ऊपर गया है। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो नई तरंग कितनी ऊपर जाएगी? जैसे मान लिया जाए ए है, मान लीजिए एक यूनिट तक ऊपर गई है और ए वाली आपको नजर आ रहा है थोड़ा इससे और ऊपर गई, मतलब लगभग 1.5 यूनिट। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा तब? 2.5 यूनिट। तो इन दोनों को जोड़कर एक नई तरंग बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे? परिणामी तरंग है। तो इसको जोड़ दीजिएगा, इतनी बड़ी, समझ रहे? ये नई, ये क्या बन गई? परिणामी तरंग बन रहा है, याद रखिएगा। ये क्या बन रहा है? परिणामी तरंग। समझ रहे? कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये क्या बन गया? परिणामी, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया गया है तो क्या बन गया? परिणामी तरंग। देख पा रहे हैं? अब देखिएगा कहां तक हो चुका है। परिणामी तरंग की तीव्रताएं सभी बिंदुओं पर समान नहीं होती। जैसे ये परिणामी तरंग पे ध्यान दीजिएगा, इसकी तीव्रताएं सभी स्थान पर समान नहीं होगी। जैसे इस वाले स्थान पे सबसे अधिक होगी, फिर इस वाले स्थान पर थोड़ा कम होगी, इस वाले पे थोड़ा कम होगी, और लास्ट में इस वाले स्थान पे, इस वाले स्थान पे, इस वाले स्थान पे, इस वाले स्थान पे क्या है? सबसे कम है। समझ पा रहे हैं? इसलिए सभी स्थानों पर इसकी तीव्रताएं, जो तरंग की तीव्रताएं वो समान नहीं है। तो याद रखिएगा। अब आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी कि जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ एक ही माध्यम में गति करती हैं तो प्राप्त परिणामी तरंग, समझ रहे हैं? परिणामी तरंग की तीव्रताएं मतलब हर बिंदु पर, समझ रहे हैं? तीव्रताएं सभी बिंदुओं पर समान नहीं होती है तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है। अब देखिएगा व्यतिकरण कितने प्रकार का है। तो व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, अच्छे से याद रखिएगा। पहले का नाम है समपोषी व्यतिकरण। अब आपको समझना और आसान हो जाएगा। समपोषी व्यतिकरण क्या है? तो व्यतिकरण के फलस्वरूप प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता, ये व्यतिकरण पूरा हो गया, और व्यतिकरण के फलस्वरूप प्राप्त परिणामी तरंग, समझ रहे? परिणामी तरंग याद रखिएगा, जो बड़ी वाली है। प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता जिन बिंदुओं पर अधिकतम होती है, जैसे इस वाले बिंदु पर आप देख पा रहे हैं, इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर और इस वाले बिंदु पर। इस वाले बिंदु पर क्या है? जो परिणामी तरंग की तीव्रता है सबसे अधिकतम है, मतलब सबसे तीव्र है, सबसे ऊंचाई पे गई है। तो परिणामी तरंग की तीव्रता यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर क्या है? सबसे अधिक है। तो जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता सबसे अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। याद हो गया ना? बहुत अच्छा। आइए अब विनाशी व्यतिकरण समझते हैं। देखिएगा, पर समपोषी आपको आ गया तो विनाशी ऑटोमेटिक आ जाएगा। विनाशी क्या है? व्यतिकरण के फलस्वरूप प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता जिन बिंदुओं पर न्यूनतम मतलब सबसे कम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जैसे इस वाले फिगर में जो परिणामी तरंग है, जो बड़ी वाली तरंग है, इसमें सबसे कम तीव्रता कहाँ है? सबसे न्यूनतम पॉइंट कहाँ पर है? अरे यहाँ पर मिल जाएगा आपको, इस वाले पॉइंट पे, समझ रहे हैं? जहां पर टच हो रही है वहां पर सबसे न्यूनतम है। याद रखिएगा क्या है? सबसे न्यूनतम है। तो यहाँ पर क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण। यहाँ पर विनाशी, यहाँ पर विनाशी, यहाँ पर, ये सब क्या है? विनाशी व्यतिकरण है। अब बात समझ में आ गया। तो समपोषी व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण के फलस्वरूप प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता जिन बिंदुओं पर अधिकतम होती है उसे हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण के फलस्वरूप प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता जिन बिंदुओं पर सबसे कम अर्थात न्यूनतम होती है उसे हम क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। याद तो हो ही गया होगा ना? बहुत अच्छा। आइए हम समझते हैं व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या होगी। व्यतिकरण के लिए क्या क्या आवश्यक शर्त बताया गया, याद रखिएगा। पहला शर्त है तरंगों की आवृत्ति समान होना चाहिए। मतलब आप जो तरंग देख रहे हैं ना, इनकी आवृत्ति क्या होना चाहिए? समान। जैसे मैंने बताया था ना, अगर पहली जो तरंग है उसकी आवृत्ति 1 2 3 4, इसकी आवृत्ति कितनी है? 4 है। तो ये जो डैश डैश वाली भी आवृत्ति कितनी है? 4 ही है। और जो परिणामी तरंग है उसकी भी आवृत्ति कितनी है? अरे 4 ही बार है ना, 4 है। तो सबकी आवृत्ति क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तरंगों की तरंग दैर्ध्य समान होना चाहिए। ये जो भी तरंग है सबकी तरंग दैर्ध्य क्या होना चाहिए? समान। जैसे सबसे जो छोटी वाली याद रखेगा, यहाँ से यहाँ तक तरंग दैर्ध्य, एक तरंग दैर्ध्य हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा तरंग दैर्ध्य, दोनों आपस में क्या है भैया? बराबर है ना? तो तरंग की क्या नाम है? तरंग दैर्ध्य समान है कि नहीं? ऐसे इस वाले को भी चेक कर सकते हैं, इनकी भी यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हैं? तरंग दैर्ध्य, एक श्रृंग और एक गर्त मिलकर क्या बनेगा? तरंग दैर्ध्य। तो तरंगों की तरंग दैर्ध्य समान होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है? तरंगों का आयाम समान होना चाहिए। आयाम समझ रहे हैं? मतलब कितनी ऊंचाई तक एक्चुअल में जा रही है। जैसे
देखिएगा ये वाली जो सबसे नीचे वाली तरंग है, पहली तरंग है, इसका आयाम शुरू में इतना है, इस वाले पॉइंट में भी देखिए आयाम बराबर है, समझ रहे हैं, इस वाले भी पॉइंट में आयाम लगभग बराबर है, इस वाले पॉइंट में भी क्या आयाम बराबर है। ये तो पहले के लिए है, दूसरे के लिए भी चेक करेंगे तो जो जो डैश डैश नजर आ रहा है ये भी क्या है एक्चुअल में आयाम इतना है इसके लिए, इस वाले में इतना है, इस वाले में इतना है, समझ रहे हैं, सब में क्या है एक्चुअल में बराबर है। ऐसे परिणामी तरंग का चेक करेंगे उसमें भी आयाम क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, दो तरंगों की बीच की दूरी कम होनी चाहिए। जैसे दो तरंग, जैसे एक तरंग ये है, समझ रहे हैं, और एक तरंग ये डैश वाली है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे एक फिगर और हम बता के आपको समझा रहे हैं, जैसे एक तरंग यहां से आपने लेकर गए, दूसरी तरंग यहां से भी लेकर जा सकते हैं, समझ रहे हैं, ऐसे कुछ जब ऐसे लेकर जाएंगे तो ये जो दूरी नहीं है ये दूरी कम होना चाहिए, जब कम होगी तभी व्यतिकरण की घटना घटेगी, अर्थात नहीं घट सकती। तो व्यतिकरण के लिए भी शर्त है, दो तरंगों के बीच की दूरी कम होना चाहिए, इसलिए देखिए हमने क्या किया है, दूरी एकदम कम किया है। समझ में आया। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण के दो प्रकार है, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया तो एक लाइक तो बनती है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे मित्र।